हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है 11th फाउंडेशन जिसमें हम लोग जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा होता है एल्कली मेटल्स, एक होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक एल्कली मेटल्स, एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग ब्लॉक की करते हैं तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो एलिमेंट्स आते हैं, खासकर मेटल्स आते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन का स्थान दिया गया क्योंकि उसके बाहरी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, इसलिए हाइड्रोजन रखा गया है। और वैसे तो सभी इसमें एल्कली मेटल्स होते हैं। और दूसरा एस ब्लॉक में एल्कलाइन अर्थ मेटल भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो एस ब्लॉक में आते हैं। इसमें आते हैं एस ब्लॉक में आते हैं एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स में कौन कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक में और भी एस ब्लॉक में आते हैं, वो है हमारे सेकेंड ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप है बेटा, इसमें हाइड्रोजन भी रखा गया है लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन मेटल है। रखा इसलिए गया है क्योंकि इन सभी के साथ जो सिमिलरिटी शो कर रहा है आउटर सेल में बंद इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक है, इनके आउटर सेल में बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके भी आउटर सेल में बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन रखा गया। बात हम जब एल्कली मेटल्स की करेंगे तो सोडियम पोटेशियम जरूर याद आते हैं एल्कली मेटल्स में। बाकी सबकी प्रॉपर्टीज मैच करने इसलिए उनको उनके साथ रखा गया है। जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सेकेंड ग्रुप है। तो अभी हम लोग एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एल्कली मेटल्स। आज हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स की पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे लिथियम क्या नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, तो ये सब बातें पढ़ेंगे। तो अभी जो हमें बात करनी है केवल हमें पूरी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है उनकी साथ। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज का पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है अबाउ रूल पर और बोरवरी रूल पर। ये बेसिक चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं बेटा, 2,1। ये बोरवरी रूल के अकॉर्डिंग है। और अगर हम वैसे बनाए 1s2 2s2 तो यहाँ 2s1 आ जाएगा। गोड्स देवर 2s1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 1 हो गया। तो 1s2 2s2 यहाँ पर क्या आएगा 2p6 3s1 3s1 आ गया, यहाँ 2s1 था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास भी 1s1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, उसके साथ रखा गया एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटीज होने की वजह से। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में 19 होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ पर 2, 8, 8, 1, तो यहाँ पर 2 8 8 1 आ रहा है। ओके, यहाँ पर 2 8 1 आ रहा है, यहाँ 2, 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब है इनके आउटर सेल में क्या है, एक समानता है, सिमिलरिटीज है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इनकी वैलेंसीज कितनी है, इनकी वैलेंसी कॉमन कितनी है, देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता प्रॉपर्टीज में, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स में। सभी एल्कली मेटल्स जो हैं, खासकर जब भी एल्कली मेटल की बात करते तो आते हैं सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है बेटा, जल्दी बताइए। पहली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल कितना आया बेटा, ns1। क्या आया, ns1। ठीक है, हाइड्रोजन में 1s1, लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रूबियम में 5s1, सीजियम में 6s1। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और लास्ट में एक और एलिमेंट होता है फ्रांसियम, 7s1। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अनस्टेबल होती है उनकी न्यूक्लियस, इसलिए हम लोग एल्कली मेटल साथ रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज में कवर नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा हट के है उसकी प्रॉपर्टीज, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है।
और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है जनरली। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका क्या आएगा आपने पढ़ा भी, इसके लास्ट में क्या आया 1s1, लिथियम के लास्ट में 2s1, सोडियम के लास्ट में 3s1, पोटेशियम के लास्ट में 4s1। बोलो बेटा ऐसे सबके इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 हो गया। और जैसा कि आपको पता है इनकी s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s एक सबसेल है और सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी बेटा 1 होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ कितने हो गए बेटा 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो अनपेयर रहेगा, अनपेयर का मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। अभी ये पेयर करने के लिए 1 से शेयरिंग करेगा इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। तो यहाँ लिख सकते हैं सर वैलेंसी इसकी 1 है। ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। पहली जनरल प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ns1। दूसरी इनकी वैलेंसी कितनी होती है 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होगी +1। क्यों +1 होती है, मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम है ये अपने आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं ये दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो कहा जाता है इनके साइज बड़े होते हैं, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। बड़ी ध्यान समझना है इधर सोडियम पोटेशियम ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। जो चार्ज होता है इन मेटल्स पर वो कॉमन चार्ज क्या है इन सभी पर कॉमन चार्ज होगा +1। बोलो बेटा इसलिए इस ग्रुप की एल्केली मेटल्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +1। समझ में आ गया। अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं चाहे एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का किसी ग्रुप का तो कहीं ना कहीं उसके हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कोरिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा थर्ड चैप्टर 11th का जो है पार्ट फर्स्ट बुक में है थर्ड चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना हो गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। जो चार्ज होता है वो +1 है यहाँ पर। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहली चीज है इनका साइज क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज की बात है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें। अब हम इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको। फोर्थ पॉइंट आ गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये बहुत अहम चीज होती है चाहे कोई भी ब्लॉक पढ़े चाहे कोई भी आप ग्रुप पढ़े चाहे कोई पीरियड पढ़े आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं पहचान पाते नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है जैसे देखिए अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में देखिए ये ग्रुप है लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में और साइड में राइट में हमारे हैलोजन से इनर्ट गैस है। तो इनके तो साइज सबसे बड़े हैं, इनका साइज सबका क्या है बड़ा है तो साइज बड़े हैं। और ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है सबको पता है। नंबर 1 साइज क्या होगा जल्दी बताओ। साइज चाहे वो एटॉमिक साइज हो चाहे वो आयनिक साइज हो, मेरी बात समझना ध्यान से, इनपे सब पे +1 लग सकता है। जब ये आयनिक फॉर्म में आएंगे तो इनपे कौन सा चार्ज होगा +1 होगा। तो एटॉमिक साइज आयनिक साइज क्या होगा ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीजेस यानी ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, सबको पता है। क्यों बढ़ता है इसका एक रीजन है, इनमें सेल बढ़ रही है। देखिए आप यहाँ 2,1 है, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे 281, यहाँ पर पोटेशियम में 19 है 2881। तो बेटा क्या बढ़ गया सेल बढ़ गई। न्यूक्लियस के बाद 3 कक्षाएं हैं, कक्षाएं माने ऑर्बिट, यहाँ कितनी ऑर्बिट्स हैं 4। तो सेल बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर सेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ गया। दूसरी बात साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा होगा शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को जब कोई खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसका न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस में चार्ज किसका ज्यादा होगा जिसका साइज छोटा होगा।
छोटा साइज किसका है? लिथियम का, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। थर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में कि और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, जल्दी से बताइए। डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी भी हो सकती है। अच्छा, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ इट्स कैटायन, ये क्या होगा बताओ? पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत जरूरी है। पोलराइजिंग पावर समझना ध्यान से, कहीं ना कहीं इसको हम थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हयांस रूल आपने फाइनेंस ला पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ। लिथियम में साइज कैसा है? कैटायन की बात कर रहा हूँ। पोलराइजिंग पावर किसकी बेटा? कैटायन की होती है, आयन की। अब बताओ, इधर देखो बेटा, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, और आपको बता दें फिर कौन होता है? रोडियम प्लस। ऊपर से नीचे जाने पर कैटायन की बात कर रहा हूं, इनका साइज बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर घटेगी। पोलराइज वो ज्यादा होगा जिसका साइज आयन का छोटा होगा। बताओ इनमें से किसका छोटा साइज होगा? कैटायन का। ये एटम फॉर्म में इनको इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन देते भी है, तो इनमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो कैटायन बन जाएंगे, और जब ये कैटायन बन जाएंगे तो इनमें क्या होता है? साइज का मैटर है। कौन छोटा है? जो पहले से छोटा था वही छोटा है, बोलो। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। अब तुम कहोगे पोलराइजिंग पावर क्या है? पोलराइजिंग पावर को पढ़ाया जाता है फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में भी, जहां पर फायांस ला पढ़ाया जाता है, तो मैं वहां भी कनेक्ट करता हूं। LiCl और NaCl और KCl और RbCl। बताओ बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें है? लिथियम में। साइज छोटा है। आपको बता दें, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने पर आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बात याद रख लीजिए। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक फार्मूला भी है, पोलराइजिंग पावर बराबर चार्ज अपॉन साइज, यानी जिसका यहाँ चार्ज तो सब पर कितना है बेटा? ये सभी पे चार्ज +1 है। हम चार्ज सब समान है, तो हम किसको चेक करेंगे? साइज को। तो इसमें साइज किसका छोटा है? लिथियम का। साइज छोटा होने से पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। जब पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, साइज छोटा होने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो पोलराइज का मतलब जानते हो? पोलराइजिंग पावर माने बड़े साइज को अपनी ओर खींच लेना, पोलराइज कर लेना। समझ में आ गया? आकर्षित कर लेना उसको। तो इसका मतलब लिथियम क्लोराइड है, तो लिथियम क्लोराइड में लिथियम का साइज छोटा है और Cl का साइज बड़ा है। ये Cl माइनस है, ये लिथियम प्लस है। तो लिथियम इसको अपने में खींच लेगा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो ये पोलराइज हो जाए कर देगा इसको। तो इसमें हो क्या जाएगा? चोंच टाइप की निकल आएगी, मैंने बताया था आपको ऐसे। ये शेयरिंग का आ गया। कौन सा कैरेक्टर आ गया? ध्यान से देखिए, ये देखो, ये इसकी तरफ इसमें शेयर कर गया, और जहां शेयरिंग का कैरेक्टर आ जाता है वहां पर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है शेयरिंग का। ठीक है, तो यहाँ शेयरिंग हो गया, और शेयरिंग वही कर पाएगा जिसका साइज छोटा है कैटायन का। समझ में आ गया? कैटायन का साइज अगर छोटा है तो वो ज्यादा शेयरिंग करेगा। समझ में आ गया? क्यों? पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बताओ सब में, इसमें इन सभी बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए। बताओ LiCl, NaCl, KCl, RbCl। बताओ इनमें सबसे ज्यादा पानी में कौन घुलेगा? LiCl। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, इसलिए पानी में कम डिसॉल्व होगा, शेयरिंग आ गया ना। आयनिक कैरेक्टर जानते हो? आयनिक कैरेक्टर जैसे ये NaCl। अब दोनों के देखिए, मेरी बात समझना, यहाँ पर NaCl है तो इसमें कैटायन का साइज बढ़ गया, तो इसका साइज बड़ा है, तो दोनों बड़े या दोनों छोटे हो तो आयनिक कैरेक्टर होगा। और छोटे बड़े में क्या हो जाता है, ऐसा पाया गया उसमें परफेक्ट आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आ गया?
तो यहाँ लिथियम का साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। समझ में आ गया? छोटे साइज वाले में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो उसमें शेयरिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए LiCl पानी में कम घुलेगा, NaCl पानी में ज्यादा घुलेगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्योंकि NaCl ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। पानी पोलर और पोलर में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, और NaCl में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि Na का साइज बड़ा है। समझ में आ गया? तो याद रखना, इसमें से पानी में ज्यादा कौन डिसॉल्व होगा? LiCl कि NaCl? NaCl वाटर में लेस सॉल्युबल है। आप रीजन लिखेंगे ड्यू टू द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम कैटायन। समझ में आ गया? जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl में थोड़ा ज्यादा आ गया है। समझ में आ गया? इसलिए वो पानी में कम घुलेगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्वेश्चन आ जाए, बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? LiCl में। तो LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना चाहेंगे, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए पोलराइजिंग पावर के बारे में। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए हम Na+ Mg+2 और Al+3 तीन आपके सामने ले लिए कैटायन। ये एल्कली मेटल्स में, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल में, ये बोरान फैमिली में रखा गया। इसका आपको पता है, इधर देखिए, इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। सभी के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इनके पास 12 थे, इनके पास 13 थे। इलेक्ट्रॉन माने एटॉमिक नंबर। जब इसमें 11 में से एक चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 12 में से 2 चले गए, 10 बचे, 13 में से 3 चले गए, 10 बचे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। बोलो, लेकिन इनमें छोटा बड़ा कौन होगा? प्रोटॉनों की संख्या। देखिए सेल सबकी बराबर होगी, Kl। बोलो, तो हम देखेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में चार्ज प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 11 है, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 12 है, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 13 है। तो प्रोटॉनों की संख्या किसमें ज्यादा है? एल्युमिनियम में। बोलो, और कक्षाएं या सेल सभी में कितनी है? 2-2। बोलो बेटा, 2-8 2-8। बोलो, तो न्यूक्लियस में चार्ज किसमें ज्यादा है? न्यूक्लियस में चार्ज किसमें ज्यादा है? एल्युमिनियम में। जो एल्युमिनियम में न्यूक्लियस में चार्ज अगर ज्यादा है, तो न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होने से साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? एल्युमिनियम। सबसे बड़ा कौन है? जिसमें प्रोटॉन कम है, वो है सोडियम। समझ में आ गया? सोडियम आयन बड़ा है, मैग्नीशियम आयन छोटा है, एल्युमिनियम आयन सबसे छोटा है। तो बताओ, इनके साल्ट ले लेते हैं। NaCl, MgCl2, AlCl3, ये इनके साल्ट है। साल्ट का मतलब मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट इसमें बताओ, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें जाता है? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें जाता है? यस, इसका साइड मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, पोलराइजिंग पावर बराबर चार्ज अपॉन साइज। भूल गए? चार्ज किसमें ज्यादा है? बताओ। अच्छा, इन तीनों में चार्ज किसमें ज्यादा है? एल्युमिनियम +3 में चार्ज ज्यादा है। तो एल्युमिनियम +3 में जब चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। बोलो बेटा, चार्ज ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। वो छोटा है, तो देख समझिए ना, चार्ज पहले चार्ज दे दो, चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। किसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? साइज किसका छोटा है? जल्दी से बोलो। एल्युमिनियम +3 का, इसलिए साइज छोटा होने से पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें? AlCl3 में। इसलिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? AlCl3 में, क्योंकि पोलराइजिंग पावर जहां ज्यादा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तुम्हारा होगा AlCl3, और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? NaCl। पानी में सबसे ज्यादा कौन बोलेगा? AlCl3 पानी में कम बोलेगा। तो इधर से इधर जाएंगे, सॉल्वेबिलिटी घटेगी। NaCl पानी में ज्यादा सॉल्वेबल है, ये कम सॉल्वेबल है, ये बिल्कुल कम सॉल्वेबल है। समझ में आ गया? अगर हम बात करते हैं कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसमें ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा, ये कोवेलेंट का बढ़ता क्रम हो गया। समझ में आ गया? ये आयनिक कैरेक्टर का घटता क्रम हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। हम चीजें वही पढ़ते हैं जो चीजें हम समझ रहे हैं, उन्हीं चीजों से सब चीजें कोरिलेट होती हैं। समझ में आ गया? तो हमें एक बात क्लियर समझ में आ गई, मोटा मोटा से कोवेलेंट कैरेक्टर भाई डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर पर। पोलराइजिंग पावर बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी मेटल कैटायन का चार्ज और उसका साइज मैटर करता है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। समझ में आ गया बच्चों?
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रही है 4th नंबर पर, जिसमें हमने आपको साइज बता दिया। ऊपर से नीचे जाने पर अलजेब्रिक मेथड में साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और पोलराइजिंग पावर घटेगी। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम में होगी क्योंकि उसका साइज छोटा है। चार्ज सबके पास क्या है? सबके पास चार्ज क्या है? एक ही है। बोलो, इसने हम इसकी कंपेयर ही नहीं करेंगे। वी आर कंपेयरिंग अबाउट द साइज। साइज किसका बड़ा है? नीचे वाले का बड़ा है। बोलो, ऊपर वाले का साइज कैसा है? छोटा है। और जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उनके कंपाउंड्स में। समझ में आ गया? जस्ट लाइक LiCl। समझ में आ गया? तो बच्चों इस तरीके से आप इन चीजों पर फोकस करिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाई पोलराइजेशन पावर के बाद में। तो काफी चीजें हैं, मैं बता रहे आपको। नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया? ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी 1 2 3 हो गई है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बाद इसी में अभी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एक होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, 10th क्लास में पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, लास्ट चैप्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, 5th है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझना, किसी भी गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यानी इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, 3rd चैप्टर की याद आ रही है। अगर बात ध्यान से देखो, लिथियम है, सोडियम है, सोडियम सॉलिड है। हेलो, सोडियम सॉलिड है। सोडियम सॉलिड इसलिए है कि मेटल है और सोडियम एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग है। माना सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से, सॉफ्ट मेटल है, बट क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी कैसी है? कम है। डेंसिटी कम है, ज्यादा डेंस होता है आयरन, ज्यादा डेंस, उसको आप नाइफ से नहीं कट कर सकते हो, बट आप सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हो। तो रीजन बिहाइंड इज दिस, डेंसिटी कम। समझ में आ गया? तभी तो कहते हैं सोडियम को आप देखिए पानी में डालिए फ्लोट करने लगता है, इसका मतलब डेंसिटी कम है। दूसरी बात, सोडियम सॉलिड है, पहले सॉलिड को गैसियस स्टेट में चेंज करिएगा। तो किसी सॉलिड को जब हम गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, अगर हम सोडियम में पानी डालेंगे वो तैरेगा क्यों? तो फटेगा नहीं। तैरने का मतलब होता है डेंसिटी कम। दूसरी चीज, उसमें रिएक्शन करता है, वाटर से हाइड्रोजन गैस निकालता है, निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो अपने आप वो फ्लोटिंग करेगा। सोडियम इज रिएक्टिव विग्रसली विद वाटर। आपको पता है कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता सोडियम। सोडियम सबसे रिएक्टिव है, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है, ये ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वही लोहा को आयरन लीजिए, आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है। सर ये पानी में आग लगा देगा। हाँ, सोडियम को पानी में आग ऐसे नहीं लग जाएगा। सोडियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। वो हाइड्रोजन गैस को जलाओ पहले, जब कोई हाइड्रोजन गैस तुरंत पैदा होती है तो वो फायर पकड़ लेती जरा सी आग में, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है H2, तब वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहती। तो कहते हैं जब तुरंत पैदा हो, नवजात हाइड्रोजन हो, तो वो रिएक्टिव होती है। तुमने सुना होगा जिंक को H2SO4 में डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी 10th में। तो जब तो आप मतलब जब तो ये मोमबत्ती समझ में आ गया, कैंडल को लेके जाएंगे तो पॉप साउंड की आवाज आती है, आती है। तो वो आवाज इसलिए आती है कि तुरंत हाइड्रोजन पैदा हो रही है, वो नीसेंट है, तो ये तभी तो उसके साथ जल गई। अगर थोड़ी देर बाद देखें H2 के बीच बॉन्ड बन जाएगा तो वो रिएक्टिव नहीं होगी। अब सुनिए, सोडियम, पहले मेरी बात समझिए, व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है सोडियम सॉलिड को गैस में बदल दीजिए, तो इस एंथैल्पी को कहेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन। अब जब एंथैल्पी माने किसी रिएक्शन की हीट, अगर हीट देनी पड़े तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो सॉलिड से पहले गैस बनाने के लिए हीट देनी पड़ेगी और फिर गैसेस स्टेट में आ जाएगा, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसे कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें भी हीट देनी पड़ेगी। मेरी बात समझना, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज एटम का बड़ा होगा तो एनर्जी कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकालोगे कौन सा? आउटर सेल से निकालोगे। अगर साइज एटम का बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर नहीं होगा भाई। साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस चार्ज कम होगा तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। और जल्दी इलेक्ट्रॉन पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे जल्दी कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देगा? पहला एल्कली मेटल्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव because of less sublimation enthalpy as well as less ionization enthalpy।
इनकी सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कम होती है। क्यों? और मेटल्स में डेंसिटी ज्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम है, इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। बोलिए, साफ चीज से काट सकते हैं, इसका मतलब क्या है? डेंसिटी कम है। बात ये, तो इसमें क्या होगा? सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कम है। तो अब इसमें जब हमने इसको गैस में बदल दिया, फिर गैसीय एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी लो क्यों है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का रीजन यही है कि इनका साइज कैसा है? बड़ा है। साइज कैसा है इनका? बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम चाहिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो कुल मिला के ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम हो गई? सीजियम की। तो सीजियम बहुत तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ आ गया? कम एनर्जी भी दे देगा। अगर यहाँ पर 300 किलो कैलोरी 300 कैलोरी लग रही होगी, तो यहाँ पर 30 मात्र 100 लगेगी, 50 कैलोरी लगेगी। समझ में आ गया? तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। साइज बहुत बड़ा मैटर करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है कि ज्यादा, हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड कर रही है। साइज बड़ा और छोटा, साइज छोटा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, साइज बड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। कोई पूछे एल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, alkali metals are highly electropositive due to low ionization enthalpy. लो ionization enthalpy का मतलब क्या है? इनकी ionization enthalpy कम है। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताते हैं। हाँ बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यहाँ कोई सीन होगा? नहीं होगा। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल्स में आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी अभी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब उसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे। मेरी बात ध्यान समझना, किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराओगे तो जब किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे, इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और सुनो, इलेक्ट्रॉन के प्रति चार्ज, समझना, मेटल्स का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन देते हैं कम एनर्जी में। नॉन मेटल्स क्या करेंगे? नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लेफ्ट में, जब राइट में जाएंगे साइज छोटा हो जाएगा, और जब साइज छोटा हो जाएगा न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गया? एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक माने एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये लेते रहेंगे। कोई अभी कभी सुना है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Li- बना दिया हो? मतलब वो कर सकते हो लिखने के लिए थ्योरेटिकली, बट दे आर मेटल्स। हाँ, हाइड्रोजन भी केस में हो सकता है। इस फैमिली में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H+ भी होता है, H- भी होता है, उसके केस में चल जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। बट एज ब्लॉक रखा गया है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इज ए एल्कली मेटल। वी आर डिस्कसिंग हियर एल्कली मेटल्स। समझ में आ गया? तो एल्कली मेटल्स आर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई सीन नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? किसी गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो भाई एक चीज सुन लो, हाँ, जिनका साइज छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्ज रखते हैं। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा है। तो इतना तो समझ लीजिए, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। इसका मतलब जानते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कुल मिलाकर साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन के साथ लगाव खत्म, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन से लगाव ज्यादा होगा। समझ में आ गया? और मेटल में कोई लगाव नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनके लिए है ही नहीं। समझ में आ गया? अगर होगी तो इनसे इनकी थोड़ी बहुत चार्ज होगी और नीचे आने पर चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहते खत्म, इनके साइज बढ़े। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आती है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बच्चों इधर देखिए बच्चा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जानते हो? हंसने के लिए हंस सकते हो, तो ऐसी बात नहीं। कभी कभी इधर देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब समझिए।
साइज बढ़ता है तो मेट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? मेट्रिक। और साइज घटेगी। इधर देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इधर देखिए इन मेटल्स में साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से मेट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अच्छा हमने आपको बताया था नॉन मेट्रिक प्रॉपर्टी साइज छोटा होगा तो होगी, और मेट्रिक प्रॉपर्टी तब होगी जब साइज बड़ा होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है बेटा बताओ? मेट्रिक कैरेक्टर जल्दी बोलो बेटा, इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा मेट्रिक कैरेक्टर किसका होगा? रूबियम सी से होगा। समझ में आ गया? ठीक, ये हो गया मेट्रिक कैरेक्टर का। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज भी हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इन लोगों को हम एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। इसका रीजन ये है, इन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं सबको, उसका रीजन समझो। अगर हम सोडियम को पानी में डालेंगे या इनका ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर सोडियम ऑक्साइड बन गया सोडियम ऑक्साइड। जब एल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, वो अगर पानी में घोले जाएंगे तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं कास्टिक सोडा। याद आया? या सोडियम को पानी में डालेंगे डायरेक्ट तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक। NaOH कैसा है बेटा? बेसिक। इसका pH कैसा होता है? 7 से ज्यादा। तो एल्कली मेटल्स को अगर पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा एल्कली होगा। एल्कली माने बेसिक। एल्कली उन्हें कहते हैं, बेस जो पानी में घुल जाए उन्हें हम एल्कली कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा पहले से भस्म बोलते थे, भस्म बोलते हैं एल्कली को, और बेस को बोलते हैं हिंदी में क्षार। तो ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो भस्म कहलाते हैं। भस्म का मतलब एल्कली। तो एल्कली हमारे ये है वाटर सॉल्वेंट होते हैं, एल्कलीज आर वाटर सॉल्वेंट, बट जब भी नहीं बेस सॉल्वेंट हो। अब ये एल्कली क्या है? बेस है, क्योंकि pH 7 से ज्यादा है, इसलिए इसे एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्योंकि इनके मेटल्स को जब पानी में डालते हैं या इन मेटल के ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं जिनका pH 7 से ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। अच्छा एक बात और है बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी है? हाइड्रेशन। तो बच्चा इनके ये तुम्हारे एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। क्यों? Na2O मेटल का ऑक्साइड क्या बनेगा? फार्मूला क्या बनेगा? इनका जनरल फार्मूला बता सकते हो? M2O। क्यों? इनकी वैलेंसी कितनी है सबकी मेटल्स की? एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फार्मूला क्या बनेगा? M2O। इनके मेटल ऑक्साइड हाईली बेसिक होते हैं, पानी डाल के देखना इनका pH 14 आएगा, लगभग 14 के आसपास। समझ में आ गया? जो डिटर्जेंट होता है, साबुन होता है, उसमें NaOH KOH मिला होता है, उसका pH देखना 13 14 आता है, हाईली बेसिक होते हैं डिटर्जेंट सोप। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। इधर देखो बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो जिनका साइज छोटा होता है, जिन कैटायन का, उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो लिथियम का साइज कैसा होता है? छोटा। सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। बताओ, चार्ज मत देखो, साइज देखो। इनमें साइज कितना छोटा है? लिथियम का। तो बस द ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसका साइज कैटायन का छोटा होगा वो क्या करेगा? पानी से ज्यादा प्यार करेगा, वाटर के कई मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। समझ आ गया? बस समझने की कोशिश करना। दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन पावर। तो हाइड्रेशन पावर इसमें किसकी ज्यादा होगी? कम ऑन, जिसका साइज छोटा होगा या जिसमें चार्ज ज्यादा होगा। साइज छोटा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो लिबरेशन चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर भी उसकी ज्यादा होती है। याद है? यस सर। तो इनमें सब में, इन सभी में से याद है, NaCl पानी से इतना लगाव रखता है, इसका साल्ट बनेगा तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल होंगे, और NaCl वाटर के 1 मॉलिक्यूल होगा, और KCl में वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब क्या है? LiCl का साल्ट बना जब भी कोई भी कंपाउंड का, यानी कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन समझते, क्रिस्टल बनता है। जैसे एलम फिटकरी, उसमें 24s2 होते हैं। फिटकरी का फार्मूला एलम का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24। अब बताओ उसमें वाटर के मॉलिक्यूल लगे 24s2। आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट के साथ लगे होते 5s2। आपने पढ़ा होगा फेरस सल्फेट मोर साल्ट वाला पढ़ा है 7s2। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो लगे होते हैं हाइड्रेट फॉर्म में, वो किसकी वजह से लगे हैं? वो ड्यू टू द कैटायनिक। एल्यूमिनियम में +3 होता है, इसमें +2 होता है, इसमें +2 होता है। याद रखना, जो मेटल के कैटायंस होते हैं उनके साइज के हिसाब से रखते हैं। साइज ज्यादा छोटा है तो ग्रेटर पावर टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा।
तो ज्यादा हाइड्रेशन पावर किसमें है जल्दी बताओ, लिथियम सोडियम पोटेशियम में किसमें सबसे ज्यादा है? ये वाटर। अब सुन लीजिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला इसमें हमने आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी बता दिया, लिथियम। तो वाटर हाइड्रेट की फॉर्म में किसमें ज्यादा होगा? लिथियम के साल्ट में ज्यादा होगा, मैंने एग्जांपल में दे दिया है, ठीक है। अब एक बात बताएं, जब वाटर के मॉलिक्यूल इसकी चारों तरफ ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा लग जाएंगी, तो साइज कैसा हो जाएगा इसका? बड़ा। यस। तो याद रखना इक्वस स्टेट में हाइड्रेटेड जब हो जाएगा, लिथियम इक्वस स्टेट में चला जाएगा, लिथियम सोडियम ये सब किसमें चले गए? याद रखो इक्वस माने पानी है, पानी में हाइड्रेटेड हो चुके हैं। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? उल्टा हो जाएगा, अभी कौन बड़ा है? इससे पहले कौन बड़ा था? अभी कौन बड़ा था? सीजियम। अब बड़ा ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपनी गली में कुत्ता भी याद रखना। अब क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसके चारों तरफ कौन वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। प्लीज साइलेंट। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? वाटर के मॉलिक्यूल कहां ज्यादा हाइड्रेटेड हो गए? लिथियम क्या होगा? जब लिथियम के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएंगे, ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो क्या होगा? साइज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। अब नहीं लेंगे, साइज बड़ा हो गया। वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्लीज ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है तो साइज बड़ा हो गया। तो याद रखना यानी नॉन इक्वस यानी जब इक्वस में नहीं है तब साइज कौन बड़ा है? सीजियम। तो वाटर में चले गए, इक्वस मीडियम में आ गए, ज्यादा हाइड्रेशन इसका हो गया, ज्यादा हाइड्रेशन जिसका होगा उसका साइज बढ़ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें से साइज का कैसा हो गया? छोटा। इसका साइज कैसा हो गया? बड़ा। गलत, इसका साइज हो गया बड़ा, इसका साइज हो गया छोटा। मैंने अभी क्या कहा था? इसमें कौन बड़ा है? सीजियम। लेकिन जब वो हाइड्रेटेड हो जाएगा तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये छोटा तो बड़ा हो गया। और सुनिए दूसरी बात, अगर हम आपसे ये पूछे आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, आप बताओ। सीजियम की आयनिक मोबिलिटी जब पानी में था, एक मिनट, मूव करना, आयन को मूव करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी, जो पतला होगा छोटा होगा। याद जानते हो? मोटे व्यक्ति को मूव करने के लिए कहा जाए वो धीरे धीरे दौड़ पाएगा। तो यहाँ छोटा कौन था? लिथियम। जब पानी में नहीं था तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी थी? लिथियम प्लस। लेकिन जब पानी में डाल दिया तब आयनिक मोबिलिटी इसकी कम हो गई, उसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि लिथियम बड़ा हो गया पानी में डालने पर। समझ में आ गया? ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया, ज्यादा भार आ गया उसके पास, उसकी आयनिक मोबिलिटी स्लो हो गई। तो प्लीज हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गया? आप नोट भी कर सकते हो ध्यान से समझ के। अब बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी के बाद में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट बता चुके हैं, मेट्रिक कैरेक्टर बता चुके हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ध्यान से समझिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग मेटल्स का नेचर ही होता है बेटा, प्लीज मेटल्स का नेचर क्या होता है पता है आपको? ऑक्सीडाइज करना कि रिड्यूस करना? रिड्यूस करना। खुद अगर आप ध्यान से नहीं समझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आएगा। ध्यान समझिए बिल्कुल। मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं दूसरों को, तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेटल्स में कौन सा मेटल ज्यादा अच्छा रिड्यूस करेगा? तो वो है एल्काइल मेटल्स, क्योंकि उनके साइज बड़े हैं, वो रिएक्टिव भी हैं। आपने 10th क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, कुछ याद है? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, याद की थी? यस सर। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम आ जाता है, याद है? कैल्शियम आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, आई थिंक इसके बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, याद आया? ये कैल्शियम आ जाता है। ऐसे बढ़ते चले जाओ तो हमारा आयरन भी आ जाता है। बोलो। इसके बाद में अगर हम बात करें, हाँ बच्चों देखिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा? पोटेशियम, सोडियम, फिर कम है आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी थी आपने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने याद नहीं? आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता था, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। कॉपर अलग हो जाता था, आयरन सल्फेट हो जाता था, ये रिएक्शन याद है? यस सर। इसमें कौन रिएक्टिव बेटा? इधर देखो, आयरन कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है सुन लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, मैं आपको एक बात बता दूं, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप अपना क्या करना, रिडॉक्स में जाना, रिडॉक्स में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना मेटल्स का। +2 से क्या हो रहा है यहाँ देखना, यहाँ क्या है 0 से +2, तो खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, चार्ज बढ़ रहा है, 0 से +2 चार्ज बढ़ना, ऑक्सीडेशन। और दूसरे को देखो वहां से क्या हो रहा है? रिड्यूस कर रहा है।
दूसरे को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट से +2 से 0 हो रहा है। जीरो। तो आयरन हमारा ये आयरन की नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, आपने पढ़ा होगा, याद आया? ब्लू होता है। तो ब्लू होता है, धीरे धीरे डल हो जाता है, ब्लू कलर चला जाता है। क्यों? ये हमारा आयरन है। क्या है हमारा? आयरन है। आयरन रिएक्टिव है, तो आयरन यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और यहाँ का कॉपर +2 कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर लेयर बन जाएगा। तो आयरन रिएक्टिव है, बॉस है, बॉस ने कर्मचारी उठा दिया, ये बॉस है आयरन। क्यों है बॉस? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉस क्यों है आयरन? इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, और जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है। अब बताओ आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में ये बात बताइए किसका पोटेंशियल सबसे कम है? आयरन का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो सबसे अच्छा रिएक्टिव मेटल होगा। पहले तो ये सीखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। ये बात तुम्हें मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडॉक्स में, समझ आ गया? ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। कौन सा है? रिएक्टिव मेटल। तो याद रखो, जिसका मोर नेगेटिव वैल्यू होगी जिस मेटल की, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया? तो अगर आयरन यहाँ पर है और पोटेशियम ऊपर है, तो पोटेशियम का आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल लगभग -2.36 वोल्ट आएगा। पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल डिस्टर्ब कर दो आप लोग, ध्यान से समझ लीजिए। -2.36 वोल्ट है पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल, ये बहुत कम है वैल्यू, देख लो आयरन से। सबसे कम किसकी है? पोटेशियम की। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एल्कली मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होते हैं, इसलिए एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और वैसे भी मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन एल्कली मेटल्स कैसे होंगे? सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्यों? इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। एक बात सुनो, आपने पढ़ा होगा पोटेशियम है, बोलो, पोटेशियम की रिएक्शन NaCl से करा है, एक को सॉल्यूशन में पोटेशियम डाल दिया, तो पोटेशियम तो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम सोडियम को हटा देगा। इधर देखो तो सोडियम हट जाएगा, अपना चला गया सॉल्यूशन में। कैसे? तो 0 से क्या हो रहा है? +1, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ध्यान समझना, ये अब चाहिए होता पोटेशियम सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम रिएक्टिव है, तो पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बहुत जल्दी से। तभी तो पोटेशियम 0 से क्या होगा? +1। वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? जो यहाँ पर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं Na+। तो सोडियम का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो देखो, तो इसलिए पोटेशियम कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो नीचे होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्यागेगा ऊपर वाला, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस दूसरे को करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो वो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। इसलिए एल्कली मेटल्स एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। समझ में आ गया? इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और एक बात बताओ, अगर इन मेटल्स को अगर हम उसमें डालते हैं एसिड में, आपने पढ़ा है सोडियम को ठंडे पानी में डाल दीजिए, आपको याद होगा, कोल्ड वाटर में, इतने ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सी गैस निकलती है? सबको पता है, हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में बन जाता है कास्टिक सोडा, एल्कली सॉल्यूशन। तो बताओ यहाँ हाइड्रोजन में चार्ज कितना, कोई बताएगा? रिडॉक्स पढ़ा होगा, +1। यहाँ पे हाइड्रोजन में चार्ज कितना? 0। तो +1 से क्या होगा? 0। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? चार्ज हट रहा है, रिडक्शन। और सोडियम का क्या हो रहा है? 0 से +1, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि पानी से हाइड्रोजन निकाल दिया उसने, पानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो डिस्प्लेस कैसे किया? बाय रिडक्शन। देखो ना, +1 से 0 रिडक्शन किया, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखना, एल्कली मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये एसिड डालो या पानी में डालो, जल्दी से हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरी बात, ये कम अपने से कम रिएक्टिव मेटल को साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। समझ में आ गया? इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में रिड्यूसिंग पावर हो चुकी है,
रिड्यूसिंग पावर के साथ में हमारी प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़नी चाहिए, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागेगा नहीं, क्योंकि आपने याद नहीं होगा रिडक्शन पोटेंशियल देखना, आज रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, उसमें देखना रिडक्शन पोटेंशियल इक्वस मीडियम में होता है, तो साइज तो बढ़ेगा इन कैटायन का, लेकिन इनको पानी में डाल देंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर साइज किसका बड़ा हो जाएगा, सबसे ज्यादा फिर साइज किसका बड़ा हो जाएगा, लिथियम का। तो फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इक्वस मीडियम में कौन हो गया, लिथियम। और गैसेस स्टेट में कौन होना चाहिए, गैसेस स्टेट में हम ये एल्कली मेटल कहां है, एल्कली मेटल लिखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। कुछ याद आया? तो तुम बताओ यहाँ सीजियम तक चले तो बताओ जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, सीजियम। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, सीजियम। है कौन, लिथियम। लिथियम इसलिए इक्वस मीडियम में इसका साइज बड़ा होगा, याद आया? ऐसा समझ में आ गया? इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसलिए सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में लिथियम का होगा। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वस मीडियम, ठीक है। तो एल्कली मेटल ओवरऑल रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं फ्लेम की। तो बेटा देखिए फ्लेम कलरेशन और समझ लीजिए फ्लेम कलरेशन क्या होता है। फ्लेम कलरेशन की अगर बात करें, फ्लेम कलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है, ये याद रखना पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। तो लिथियम फ्लेम के साथ कौन सा कलर दे रहा है बच्चों? सुनो, इन सबके पास एक आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों बताओ? एक इलेक्ट्रॉन है। यस सर। इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है, न्यूक्लियस के पास बंधा हुआ है, तो इसको एक्साइट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, हाई एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसका कलर शो कर रहा है रेड कलर, और ये रेड कलर हमारा कैरमिन रेड कलर है। कौन सा कलर है? कैरमिन रेड कलर। और ये हमारा गोल्डन है, गोल्डन येलो कलर है। ये हमारा पेल वायलेट कलर है, इसका पोटेशियम का। और रूबियम का कलर जो देते हैं वो रेडिश वायलेट कलर देंगे, और सीजियम का कलर जो देते हैं वो हमारा स्काई ब्लू देंगे। ये आपको ये फ्लेम फोटोमेट्री होता है, पहचान करते दिया गया मेटल कौन सा है, दिया गया मेटल। ये कलर नहीं होते, ये सब के सब हमारे सिल्वर कलर के होते हैं, तो समझ में नहीं आता कौन लिथियम है, कौन सोडियम है, कौन पोटेशियम है। फिर इनको पता करने के लिए इनको फ्लेम फोटोमेट्री में इसको गर्म करते हैं तो ये कलर देते हैं, समझ में आया? अब ये कलर डिफरेंट क्यों आया? जब इसमें लाइट डाली जाती है विबग्योर की, किसकी डाली है? विबग्योर की। विबग्योर का मतलब जानते हो, विजुअल लाइट। तो हर ये इसका साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है, इसे एनर्जी निकालने में अधिक एनर्जी चाहिए, याद आया? तो आपको पता होना चाहिए विबग्योर में सबसे इधर वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, इधर वेवलेंथ होती है 800 नैनोमीटर। और हमने पढ़ा प्लांक इक्वेशन E = Hc/λ, जिसकी लैम्डा, ये लैम्डा है, ये क्या है? लैम्डा है। जिसकी लैम्डा ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। इधर एनर्जी कम है, इधर एनर्जी ज्यादा है। तो लिथियम हमेशा याद रखना अधिक एनर्जी चाहिए, साइज छोटा है, इधर वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इधर वाली एनर्जी उसकी आनी चाहिए, तभी तो इसका कलर ऐसा आ रहा है रेड टाइप का। देखिए लिथियम का रेड आ रहा है, इधर वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहा है, समझ आ गया? और इधर देखिए सीजियम का साइज कैसा है? बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो इसमें कम एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी वाले किधर आ जाएंगे? इधर। तो कम एनर्जी वाले इधर है, लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, रेसिप्रोकल है ना? E = Hc/λ, लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, तो इसे एनर्जी कम चाहिए एक्साइट होने के लिए, तो ये वाला एब्जॉर्ब करेगा, तो ये वाला कलर आ गया। तो याद रखना, उसे जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा। अगर हम ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो लो वेवलेंथ का कलर आएगा, लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो हाई वेवलेंथ का कलर आएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वही आते हैं, समझ में आ गया? आपको बता दें ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं एल्कली मेटल्स किसे छोड़कर के, लिथियम का साइज छोटा होता है, इसलिए याद रखना ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद आया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो क्या होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, ये मैटर है, लिथियम को छोड़ देना, लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, जब इन पे सनलाइट की रेडिएशन पड़ती है E = hν, याद आया? तो जब इसमें लाइट स्ट्राइक करती है तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में आ गया? तो द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो जानते हो?
E बराबर hf को कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। जब हमने एनर्जी डाली, फोटोन डाली, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब हम इसे फोटोन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो इसका मतलब एल्कली मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तुम आयरन लगा दोगे, वो डेंसिटी ज्यादा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी शो नहीं करेगा। इसमें लिथियम नहीं शो करना, लिथियम का साइज छोटा है, ठीक है। जिनका साइज छोटा होगा वो ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो ऑल द लाइट मेटल्स डेंसिटी आर लो, सबकी डेंसिटी कम होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। हेलो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी बहुत हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं पानी में। फॉर दिस वेरी रीजन दे फ्लोट ऑन द वाटर। समझ में आ गया? और बात करते हैं डेंसिटी जनरली इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों? ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, साइज बढ़ता है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। साइज बढ़ने से वंड वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, मास बढ़ता है, एटॉमिक मास तो बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन को याद रखिए। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। सुनो, ऊपर से नीचे जाने पर देखो सर, ये बात जरूर याद रखना, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। बोलो, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम। तो मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। सोडियम से ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए? पोटेशियम की, बट नहीं। याद रखना, पोटेशियम हल्का है सोडियम से, यहाँ एक्सेप्शन है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पोटेशियम सोडियम से हल्का होना चाहिए, पोटेशियम भारी, लेकिन पोटेशियम हल्का है सोडियम से। डेंसिटी पोटेशियम की कम है सोडियम से, ठीक है। रूल क्या कहता है? ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, बट सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की होनी चाहिए, लेकिन है पोटेशियम की कम है, सोडियम की ज्यादा है। ये एक्सेप्शन है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए, और भी कुछ टॉपिक्स बन सकते हैं, उनके लिए हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। ये हमारा एस ब्लॉक का पार्ट 1 वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।